हेलो डियरियंस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम लोग एक मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 8 मैथमेटिक्स का लेटेस्ट मॉडल पेपर है, 2024-25 सेशन का है, इसी सेशन का है। इस मॉडल पेपर को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे वेबसाइट www.daviguru.in पे जाना होगा। वहाँ पर आपको सबसे ऊपर इसका लिंक मिल जाएगा। आपकी क्लास के ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। 9th-10th के बच्चों के लिए मैंने एक अलग से चैनल बना दिया, सिंपली वर्ड्स। इसको भी सर्च करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग साथ में पढ़ाई कर सकें। मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा, और जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड होंगे। तो आपको पहले मेक श्योर कर लेना है कि हर सेक्शन को आप अच्छे से टाइम दे पाएँ, ऐसे ही आपको टाइम मैनेज करना है। देखिए, सबसे पहला सेक्शन होगा MCQ का, 20 MCQ क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन रहेगा 21 से 25 तक। उसके बाद होगा शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन 26 से 31 तक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे 32 से 35 तक, और उसके बाद 36 से 38 तक आपको केस स्टडी वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए एक एक करके हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ √45 इंटू √20। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे सॉल्व होगा? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √45 इंटू √20, दोनों का देखिए एक्सपोनेंट सेम है। 45 पर भी 1/2 एक्सपोनेंट है, 20 पर भी 1/2 एक्सपोनेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सपोनेंट सेम हो तो। 45 इंटू 20 करेंगे तो 900 होगा, और उस पर एक्सपोनेंट 1/2 आ जाएगा। मतलब अब हमें 900 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 900 का स्क्वायर रूट 30 होता है, तो यहाँ पे 30 आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें क्यूब रूट निकालना है -192 डिवाइडेड बाई 81 का। ना तो -192 परफेक्ट क्यूब है, ना तो 81 परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पर हमें एक बार कैंसिल आउट करके देखना होगा। अगर हम यहाँ पे 3 से कैंसिल आउट कर दे तो हमें क्या मिलता है? ऊपर है -192 और नीचे है 81। 3 से कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे मिलेगा 27, और ये 3 से कैंसिल आउट होगा तो 3 6 जा 18, और 1 बचा 3 4 जा 12 64। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा क्यूब रूट ऑफ -64/27। अब देखिए 64 भी परफेक्ट क्यूब है और 27 भी परफेक्ट क्यूब है, तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। 64 का क्यूब रूट हो जाएगा -4, और 27 का हो जाएगा 3, तो -4/3 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। थर्ड क्वेश्चन है 6 रेज टू द पावर x - 4 इक्वल टू 1। अब देखिए 6 के ऊपर ऐसा क्या एक्सपोनेंट होगा जो आंसर 1 आएगा? आपको पता होगा कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट होता है तब आंसर 1 आता है। इसका मतलब ये जो है x - 4 जो है, 6 के ऊपर जो x - 4 है, इसको 0 होना पड़ेगा, तभी आंसर 1 आएगा। तो अगर हम x - 4 को 0 के इक्वल करें तो x कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 4 हो जाएगा। ऐसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू ऑप्शन सी 4 हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, देन फाइंड द मिसिंग वैल्यू। अब देखिए x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में प्रोडक्ट ऑलवेज सेम रहता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर दिया तो रेशियो ऑलवेज सेम होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल होगा। 6 4 जा 24 होता है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 होगा? तो प्रोडक्ट को हमेशा सेम रखना है, ठीक ना। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 24 होगा? 8 से। इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80 रुपीज़ एंड इट इज़ सोल्ड एट 76 रुपीज़, देन द रेट ऑफ डिस्काउंट इज। यहाँ पे कितना % डिस्काउंट दिया गया है वो हमें बताना है, ठीक ना। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है? ये होता है डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इंटू 100%, यही होता है ना। तो डिस्काउंट कितना हुआ है? 80 रुपया लिखा हुआ था, 76 में बेचा जा रहा है, मतलब 4 रुपये का डिस्काउंट हुआ है। डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस तो 80 है, इंटू 100%। इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा आंसर। 0 0 कट गया, और 2 से 5 टाइम्स में, 2 से 4 टाइम्स में, 4 4 खत्म, 5% आंसर। तो यहाँ पे 5% का डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 144x इज सेम एज। ये जो एक्सप्रेशन है किसके बराबर है चारों में से? तो इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करके देखते हैं। x³ है -144x। अब अगर हम x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 144। अब देखिए x को हमने कॉमन लिया तो अंदर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 144 को लिख सकते हैं 12 स्क्वायर। अब आपको याद होगा कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पे वैसे ही हम एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 12। अब देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन कहाँ पे है, इस तरह का एक्सप्रेशन यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी में। x है फिर x प्लस 12 है इंटू एक्स माइनस 12 है, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में आगे पीछे चलता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी सिमिलर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड। चलो इसको पहले लिख लेते हैं, यह है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड। ये जो है किसके सिमिलर है, 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स बाहर निकाल लिए, एक्स माइनस जेड बचा। और इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस वाई कॉमन ले सकते हैं, तो फिर एक्स माइनस जेड ही बचेगा। अब देखिए दोनों के पास एक्स माइनस जेड है, तो फिर कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस जेड, पहले टर्म में बचेगा एक्स और दूसरे टर्म में बचेगा प्लस वाई। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ है, एक्स माइनस जेड और एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्सप्रेशन कहाँ है, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, ऑप्शन सी में है, तो यहाँ भी ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर टू बी एडेड टू पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सो डैट एक्स माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में हम क्या ऐड करेंगे ताकि x माइनस 2 जो है इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अभी इसका फैक्टर नहीं है, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा तब उसका वो फैक्टर बन जाएगा। इसको एक तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस 2 से आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 को, और पूरा पूरा ज़ीरो करने के लिए आपको जिसका कमी लगे, यहाँ पे जिसका कमी आपको महसूस हो, आपको उसमें उतना ही ऐड करना पड़ेगा, उससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा। और एक और तरीका है जो आपने पढ़ा था, जो पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ है उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और जो उसका एक फैक्टर है उसको भी लिखेंगे एक्स माइनस 2। अब देखिए अगर ये अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर होगा तो इसका जो जीरोज़ होगा इसका भी वही जीरोज़ होगा, समझे। तो हम इसका जीरोज़ निकालेंगे और उस जीरो को, उस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो देखिए इसका अगर जीरोज़ निकालें तो इसको जीरो के इक्वल करना होगा, है ना, एक्स माइनस 2 को ज़ीरो के इक्वल करना होगा, तो एक्स हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम उसमें पुट करेंगे, ठीक ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 में हम क्या करेंगे, इसको भी ज़ीरो के इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू ज़ीरो करेंगे और इसमें x की जगह 2 पुट करेंगे, तो हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा, प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए था लेकिन 0 नहीं हो रहा है, 4 और 4 8 हो जाएगा, माइनस 10 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 8 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन इसका फैक्टर होता तो दोनों साइड 0 आ जाता, समझ रहे हैं ना। तो 0 क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे माइनस 2 क्यों आ रहा है, इस साइड 0 कब आता, जब यहाँ पे प्लस में 2 होता, समझ रहे हैं। यहाँ पे प्लस में 2 अगर एक्स्ट्रा होता इसके पास एक्स्ट्रा प्लस 2 होता तो इधर 0 आ जाता अल्टीमेटली। तो यहाँ पे हमें इस एक्सप्रेशन में क्या ऐड करना पड़ेगा, 2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि इस तरह से जब सॉल्व किया जाए तो लास्ट में यहाँ पे 0 बचे, ठीक ना। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 2, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 9 बहुत आसान है, बस हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल टू 21। अब सबका एलसीएम ले लेंगे, 12 हो जाएगा एलसीएम, 2 6 जा 12 तो 6n, माइनस 4 3 जा 12 तो 9n, प्लस 6 2 जा 12 तो 10n इक्वल टू 21। ऊपर सॉल्व करेंगे, 6n और 10n हो जाएगा 16n, 16n माइनस 9n हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 21। ऊपर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7n/12 इक्वल टू 21, तो n इक्वल टू हो जाएगा 21 इंटू 12/7, तो 7 3 जा 21 होता है और 12 3 जा 36, तो n इक्वल टू 36 हमें मिलेगा, जो कि
ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन सी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड एल इज अ ट्रांसवर्सल। पी क्यू ये हो गया, आर एस ये हो गया और एल ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, एक्स का क्या वैल्यू होगा, यहाँ पे देखिए ये जो एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, इसका क्या वैल्यू होगा। तो जब भी एक दो पैरेलल लाइंस होते हैं और एक ट्रांसवर्सल होता है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है ना। ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। इसी कारण से ये जो एंगल है और ये जो एंगल है दोनों इक्वल होगा। तो जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो हम लोग लिख सकते हैं 2x + 50 बराबर होना चाहिए 3x + 20 के। अब जब दोनों बराबर है तो 2x को उधर भेज देते हैं और 20 को इस तरफ ले आते हैं। तो 2x उधर भेजेंगे तो 3x - 2x हो जाएगा और इधर 50 ऑलरेडी है और उधर से 20 आ जाएगा। तो इधर x बचा और इधर 30 बचा, मतलब x = हमें क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो कहाँ पे है, x = 30 ऑप्शन बी में है। यहाँ पे बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कुछ उसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखिए क्या बोला है, इन द गिवन फिगर L पैरेलल M पैरेलल N, 3 लाइंस आपस में पैरेलल है, ये वाला और ये वाला, ठीक। और बोला है कि द वैल्यू ऑफ x - y इज, x - y का वैल्यू पूछा है, x यहाँ है y यहाँ है। तो देखिए ये वाला जो लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है, इसके लिए ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये दोनों जो पैरेलल लाइन है उसके लिए ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ट्रांसवर्सल जब होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि ये एंगल और ये एंगल जो है दोनों क्या होता है, को इंटीरियर कहलाता है और दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब इसका और इसका सम कितना 180 होगा। तो अगर ये 105 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 75 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होना है। तो x = 75 तो हमें ऐसे मिल गया। और ये दोनों क्या कहलाता है, ये दोनों कहलाता है अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये दोनों इक्वल होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, y = 55। अब दोनों आपको मिल गया, x मिल गया 75, y मिल गया 55। तो x - y कौन नहीं बता देगा बच्चों, बता देगा, है ना। तो 75 - 55 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, द मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर इज, x देखिए यहाँ पे है, ये वाला एंगल x है। अब देखिए जब भी एक्सटीरियर एंगल की बात हो, पॉलीगॉन हो, पॉलीगॉन मतलब उसमें कितना भी साइड हो, उसमें 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, उससे कोई मतलब नहीं, ठीक ना। कितने भी साइड हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक ना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हर पॉलीगॉन के लिए 360 डिग्री ही होता है, आपको रट लेना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसमें कितना कितना एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला 55 है, ये वाला 70 है, ये वाला 75 है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल x है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 90 है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब 90 दिया हुआ है तो ये भी तो 90 होगा ना, ठीक ना। तो सबका सम 360 होना है, तो सबका सम हम लोग भी निकाल के देखते हैं। तो क्या क्या है, एक तो 55 है प्लस एक 70 है प्लस एक 75 है प्लस एक x है प्लस एक 90 है। सबका सम कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए। अब इन सबको तो ऐड कर ही सकते हैं, ये 3 और 90 ये सब तो ऐड हो ही जाएगा। तो 0 5 5 0 हो गया, उसके बाद 9 और 1 10 हो गया, 17 17 और 7 24 24 और 5 29 प्लस x है इक्वल टू 360। अब x कितना हो जाएगा, 360 माइनस 290, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 70 डिग्री, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। ये जो नॉट ट्रू है ना, कभी कभी इसके कारण गलती हो जाता है, ठीक ना। तो नॉट ट्रू है कि ट्रू है, इसको पहले ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे बोला है कि कौन सही नहीं है, मतलब कौन गलत है, ये पूछा है। तो देखिए पहला है अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम ऐसा होता है, ठीक ना, तो इसके अपोजिट साइड तो इक्वल होते ही हैं, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला लाइन तो सही है। दूसरा है डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर हम रेक्टेंगल देखें तो उसके डायगोनल तो इक्वल होते ही हैं, ये भी सही है। तीसरा है डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस ऐसा होता है, ठीक ना, चारों साइड इक्वल और कुछ इस तरह से पैरेललोग्राम जैसा। तो इसका डायगोनल इक्वल नहीं होता है, इसका एक डायगोनल बड़ा एक छोटा होता है। तो ये वाला जो लाइन है ये गलत है। और चौथा देखिए ईच स्क्वायर इज ए रोम्बस। एवरी स्क्वायर कैन बी कॉल्ड एज रोम्बस बट एवरी रोम्बस कैन नॉट बी कॉल्ड एज स्क्वायर, ठीक ना। तो
डी जो है वो करेक्ट है। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है, वो है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, टू क्यूब्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो ऑफ 1:27। हमें क्यूब के वॉल्यूम्स का रेशियो दिया है, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज, तो उनके सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना, अगर वॉल्यूम का रेशियो दिया है और सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, तो पहले वॉल्यूम के रेशियो से हम लोग साइड्स का रेशियो निकालेंगे और साइड्स के रेशियो से फिर हमें सरफेस एरिया का रेशियो मिल जाएगा। कुछ भी दे, पहले हमें साइड का रेशियो निकाल लेना है, ठीक ना। तो देखिए, वॉल्यूम का रेशियो दिया है, मतलब वॉल्यूम 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 2 इक्वल टू हमें दिया है 1/27, ठीक ना। तो अगर हम साइड को ए से डिनोट करें, तो पहला क्यूब का साइड का क्यूब डिवाइडेड बाय दूसरे क्यूब के साइड का क्यूब इक्वल टू हमें दिया गया है 1/27। वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होता है ना, साइड का क्यूब मतलब वॉल्यूम, साइड का क्यूब मतलब वॉल्यूम। अब देखिए, हमें तो साइड का रेशियो चाहिए, हमें साइड के क्यूब का रेशियो दिया है, हमें साइड का रेशियो चाहिए, तो हम इधर भी क्यूब रूट निकाल लेंगे, इधर भी क्यूब रूट करेंगे, दोनों साइड हम लोग क्यूब रूट करेंगे। तो इस साइड जब क्यूब रूट करेंगे तो दोनों का जो क्यूब है वो ख़त्म हो जाएगा, A1/A2 बचेगा केवल, और उस साइड क्यूब रूट कर देंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा, 1/27 का क्यूब रूट हो जाएगा 1/3। तो अब देखिए, हमें A1 और A2 दोनों साइड का रेशियो मिल गया। अब साइड का रेशियो मिल गया, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सरफेस एरिया का रेशियो। तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6A²। 6 साइड होते हैं ना क्यूब, 6 फेस होते हैं ना क्यूब में, एक फेस का होता है A², तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6A²। तो सरफेस एरिया 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया 2, यही रेशियो हमें चाहिए। तो पहला क्यूब का सरफेस एरिया हो जाएगा 6A1² डिवाइडेड बाय दूसरा का हो जाएगा 6A2²। इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 तो पहले कट ही जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A1/A2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। A1/A2 अभी हमने जस्ट पता किया कितना, 1/3, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/9। तो इस तरह से हमें सरफेस एरिया ऑफ 1 डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ 2, इन दोनों सरफेस एरिया का रेशियो हमें मिल गया 1:9, जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉइन्स ईच ऑफ रेडियस 0.75 cm एंड थिकनेस 0.2 cm टू बी मेल्टेड टू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 cm एंड बेस रेडियस 3 cm। अब देखिए, इसमें कहा क्या गया है, अच्छे से समझिए। कॉइन तो आप देखे ही होंगे, कॉइन कुछ ऐसा होता है, इसका कुछ थिकनेस होता है और ये सिलेंडर जैसा होता है, थिकनेस बहुत कम होता है, रेडियस थिकनेस से ज़्यादा होता है, ठीक ना। और इसका क्या करना है, हमें ऐसे ऐसे कॉइन्स को पिघला के सिलेंडर बनाने हैं। तो सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर भी ऐसा ही होता है, ठीक, कुछ ऐसा सिलेंडर हमें मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए क्या बोला गया है, ऐसे कितने कॉइन्स पिघलाकर इतना बड़ा सिलेंडर बनेगा। कॉइन का भी डायमेंशन हमें दिया है, कॉइन का जो है रेडियस कितना दिया है, कॉइन का रेडियस दिया है 0.75 cm, और इसका जो है थिकनेस हमें दिया है, थिकनेस यानी कि ये वाला मोटाई, तो सिलेंडर के हिसाब से ये हाइट कहलाएगा ना। तो कॉइन का हाइट हमें दिया है 0.2 cm, ठीक। और जो सिलेंडर हमें बनाना है उसका भी दोनों चीज़ दिया है, रेडियस दिया है इसका 3 cm और इसका हाइट दे दिया है 8 cm, ठीक ना, हाइट इसका 8 cm। तो अब देखिए, ऐसा ऐसा कितना कॉइन लगेगा ताकि इसका इतना बड़ा सिलेंडर बन जाएगा, तो वो हम कैसे पता करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम निकालेंगे सबसे पहले, और इसके वॉल्यूम को कितना से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि इसका वॉल्यूम के बराबर आ जाए, वो हम पता कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितना कॉइन लगेगा, है ना। तो मान लेते हैं कि ऐसा ऐसा एक्स कॉइन लगेगा, ठीक ना, नंबर ऑफ कॉइन्स को हमने एक्स मान लिया। तो अब देखिए, कॉइन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉइन का वॉल्यूम हो जाएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, ठीक ना, ये होता है। इसी फार्मूला से इसका भी वॉल्यूम निकलेगा, इसी फार्मूला से इसका भी वॉल्यूम निकलेगा, तो हो जाएगा कॉइन का वॉल्यूम πr² यानी कि 0.75 का स्क्वायर इंटू h यानी कि 0.2, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो जाएगा, पाई इंटू r² यानी कि 3² इंटू h यानी कि 8।
अब इतना इतना वॉल्यूम वाला कितना कॉइन लगेगा ताकि इसके वॉल्यूम के बराबर हमें मिल जाए, वही हमें पता करना है ना। तो यहाँ पे हम x को पुट कर देते हैं, इक्वेशन हमारा तैयार हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू इतना होना चाहिए, ठीक ना। तो ये इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया। अब देखिए x यानी कि नंबर ऑफ कॉइन हमें पता करना है, तो x इक्वल टू इस पूरे को हम उस तरफ ले जाएंगे और डिवाइड के नीचे आ जाएगा, है ना। ये पूरा चीज़ जो है वो डिवाइड के नीचे आ जाएगा। तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू लिखेंगे पाई 3 स्क्वायर, पाई इंटू 3 स्क्वायर इंटू 8, जो कि ये बड़े सिलेंडर का वॉल्यूम था, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 0.75 का स्क्वायर इंटू 0.2, जो कि इस कॉइन का वॉल्यूम था। तो बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम से कॉइन का बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम को कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो कॉइन की संख्या हमें मिल जाएगी, ठीक ना। तो पाई पाई तो कट जाएगा। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 0.75 दो बार है, तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.2, 0.2 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 आएगा, 75 का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा, और इसका भी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। अब देखिए कटाते हैं, 75 किससे कटेगा, 25 से, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100, और 3 3 3 जा 9 होता है, तो 9 ऊपर ख़त्म, और 2 से 4 जा 8। अब देखिए क्या बच गया, 4 4 जा 16, और 16 4 जा 64, और 64 इंटू 10 करेंगे तो 640 आ जाएगा, ठीक ना। तो 640 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 640 कॉइन्स लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड। कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 कार्ड्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 रिस्पेक्टिवली, दे आर केप्ट इन अ बॉक्स एंड मिक्सड थॉरोली। ठीक है, 8 कार्ड्स हैं, सब पे एक एक नंबर लिख दिया गया 1 से 8 तक, और सबको एक बॉक्स में रख के मिक्स कर दिया। 1 कार्ड इज चूजन एट रैंडम, एक कार्ड निकाला गया उससे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंप्लीट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर इज, कंपोजिट नंबर मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कंपोजिट नंबर कौन कौन है, 1 कंपोजिट नहीं है, 2 भी कंपोजिट नहीं है, 3 भी कंपोजिट नहीं है, 4 है कंपोजिट, 5 भी कंपोजिट नहीं है, 6 है कंपोजिट, 7 कंपोजिट नहीं है, और 8 है कंपोजिट। तो 3 कंपोजिट नंबर हुए। तो 3 कंपोजिट नंबर्स आउट ऑफ कितने नंबर, आउट ऑफ 8 नंबर। तो यहाँ पे 3/8 उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर इक्वल टू 3/8, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स पैरेलल साइड्स आर लेंथ 17 सेंटीमीटर एंड 23 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज। अच्छा देखिए ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखिए। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसको हम लोग a प्लस बी भी लिख सकते हैं, है ना, a प्लस बी इंटू एच, यही होता है ना उसका फॉर्मूला। अब हमें यहाँ ये चीज़ पता ही है, ये दोनों हमें पता ही है, सिर्फ हमें h चाहिए, है ना, हाइट सिर्फ हमें चाहिए। तो जो जो पता है सब पुट कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें 180 दिया गया है, 1/2 तो फॉर्मूला में है ही, a प्लस बी यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये एक साइड है 17, एक साइड है 23, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 17 प्लस 23 और इंटू एच। अब देखिए 180 इंटू 180 इक्वल टू 1/2 इंटू 17 और 23 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 40 हो जाएगा, इंटू एच। अब देखिए 2 से ये 20 टाइम्स में ख़त्म, और 20 उस तरफ जाएगा तो डिवाइड कर देगा, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड 20, तो ये हो जाएगा कितना, 9। सबको सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे 9 जो आया वो सेंटीमीटर में होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन असर्शन रीज़न वाला है। 2 स्टेटमेंट हमें दिए रहते हैं, एक को कहते हैं असर्शन, दूसरे को कहते हैं रीज़न। अगर असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न असर्शन की सही व्याख्या करेगा, सही एक्सप्लेनेशन करेगा, तो हम ए को टिक करेंगे। दोनों अगर सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा हो तो बी को टिक करेंगे। असर्शन सही है, रीज़न गलत है तो सी को टिक करेंगे। असर्शन गलत है और रीज़न सही है तो डी को टिक करेंगे। पहले क्वेश्चन में असर्शन दिया है 1/2 रेज़ टू द 6 रेज़ टू द पावर 6, ठीक ना। एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट दिया गया है,
बोला है कि इसका रेसिप्रोकल जो है इतना होता है। तो चलिए पहले करके देख लेते हैं कि सही में होता है या नहीं। तो 1/2 और उसके ऊपर फिर से कितना है 6, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 कितना हो जाएगा 36। अगर हम इसका रेसिप्रोकल निकालने लगे तो क्या हो जाएगा 1/2 36 और रेसिप्रोकल निकालना है, इसलिए उसके ऊपर -1 एक्सपोनेंट डालेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 -36, मतलब ये हो जाएगा 2 36। इसका मतलब कि इसका रेसिप्रोकल निकाले तो हमें सच में उतना मिल गया जितना बुक में दिया हुआ है, मतलब असर्शन तो हमारा सही है। रीजन में यहाँ दिया है x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n इक्वल टू x⁻m इंटू n। तो रीज़न यहाँ पर बिल्कुल अलग ही चीज़ दे दिया है। रीज़न यहाँ पर क्या देना चाहिए था कि जब भी हम लोग रेसिप्रोकल निकालते हैं तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर में चल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, जो कि यहाँ पर हुआ। देखिए 2 ऊपर चले गया और 1 नीचे चले आया, इसीलिए ना 2 हो गया यहाँ पे। तो वैसा कुछ रीज़न यहाँ पे दिया नहीं है। असर्शन तो सही है लेकिन रीज़न ही गलत है। तो हम यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसके लिए? यहाँ पर ऑप्शन कौन सा था? असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। कहाँ पे है? असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा उस क्वेश्चन के लिए आंसर। इसके लिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या आंसर आएगा। अ साइड ऑफ स्क्वायर विथ एरिया इतना स्क्वायर यूनिट्स इज इतना यूनिट। अगर कोई स्क्वायर है जिसका एरिया इतना है तो उसका साइड इतना होगा। तो देखिए अगर साइड इतना दिया है और एरिया इतना दिया है, तो अगर हम साइड से एरिया निकालने की कोशिश करें तो इतना आ जाना चाहिए, है ना। तो साइड से एरिया कैसे निकालते हैं? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, है ना, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे साइड हमें दिया है 3x-4 और उसका स्क्वायर करेंगे। अगर इतना आंसर आ गया तो कहेंगे सच में ये जो है साइड, इसके लिए एरिया इतना ही है, असर्शन हमारा ट्रू हो जाएगा, और नहीं तो असर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए a-b का होल स्क्वायर हुआ तो हो जाएगा a² + b² + 2 × 3x × -4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 3 9 x² + 16 -2 3 6 और 6 4 24x। तो यहाँ पे 9x² -24x + 16, 9x² -24x + 16 जो दिया था वही चीज़ आ गया ना, मतलब ये सही है, असर्शन हमारा ट्रू है। रीज़न में क्या दिया है? एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए इज़ a²। अगर साइड ए है तो एरिया हो जाएगा a², तो रीज़न भी सही दिया है। जो असर्शन में है वही चीज़ रीज़न में भी दिया है। तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ऑल्सो ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये वाला हम लोग टिक करेंगे। तो ऐसा किस में है? ऐसा है ऑप्शन ए में, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग ए वाले को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 1 ख़त्म। अब हमें सेक्शन 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अभी तक के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं, कमेंट में आप लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई फीडबैक है तो बताइएगा ताकि हम आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। चलिए अब इस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है 10/3 × 3⁻x - 3⁻x-1 = 81। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 10/3 × 3⁻x - 3⁻x-1 = 81, यही क्वेश्चन है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट आपका यूज़ होगा। 3⁻x-1 का मतलब क्या हुआ? इसको हम लिख सकते हैं 3⁻x × 3⁻1 लिख सकते हैं ना। जब बेस सेम होता है तो पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है ऐड होता है, तो ये वापस से इतना ही बन जाएगा, है ना। तो इसको वापस से हम ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे चेंज करना चाहें तो ये हो जाएगा 3⁻x डिवाइडेड बाई 3⁻1 या 3⁻x डिवाइडेड बाई 3। ये जो माइनस एक्सपोनेंट है नीचे चले जाएगा तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट बन जाएगा, और फिर उसको हम 3 भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हम क्या लिखने वाले हैं? इसको लिखने वाले हैं 3⁻x डिवाइडेड बाई 3। और कैसे हुआ अभी हम समझाएं। तो ये हो जाएगा 10/3 × 3⁻x माइनस 3⁻x डिवाइडेड बाई 3 = 81। अब देखिए 3⁻x इस वाले टर्म में भी है और 3⁻x इस वाले टर्म में भी है, दोनों में है ना। तो दोनों से कॉमन ले लेंगे। 3⁻x कॉमन आ गया, पहले टर्म में बचा 10/3 माइनस दूसरे टर्म में बचा 1/3।
इक्वल टू 81। अब 10/3 माइनस 1/3 करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9/3, राइट, हमें मिलेगा 9/3 इक्वल टू 81। अब देखिए 9/3 यानी कि 3 3 जा 9, तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 81, तो 3 इक्वल टू 81/3। इसको कैंसिल आउट करेंगे 27 हो जाएगा। अब देखिए 3 इक्वल टू अगर 27 है तो 3 एक्सपोनेंशियल वैल्यू हमें पता करना है ना, तो 27 को भी हमें एक्सपोनेंशियल टर्म में ही लिखना पड़ेगा। 27 को लिख सकते हैं 3 अब देखिए बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को भी सेम होना पड़ेगा, तभी ना दोनों बराबर होगा। तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 3। और यही तो हमसे पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया, यही हमारा आंसर। अब देखिए यहाँ पे और देखिए क्वेश्चन पूछा है एक और, ठीक ना, तो हमेशा ध्यान देना है कि जब भी और देखिए क्वेश्चन पूछे तो आपको जो आसान लगे उसी को सॉल्व करना है। ज़्यादा एडवांस नहीं बनना है, तेज नहीं बनना है, दोनों को सॉल्व नहीं करना है। अगर दोनों सॉल्व किए तो कुछ नहीं मिलेगा, ना इसका नंबर मिलेगा ना इसका नंबर मिलेगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, उसको भी हम लोग तो सबको सॉल्व करेंगे अभी, आपको लेकिन एग्जाम में नहीं करना है, ठीक ना। तो 81 डिवाइडेड बाई 729 नहीं -1 नहीं है, (1 - x इक्वल टू 9 2x), ठीक ना, ये है हमारा क्वेश्चन। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 81 2 है तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1/81 ठीक ना। उसको हम लोग डिनोमिनेटर में भेज दिए, एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया। डिवाइड है तो डिवाइड ही लिखते हैं, बाद में इसको मल्टीप्लाई बनाएंगे। और ये है 729 और डिवाइडेड बाई 729 अब देखिए ये जो एक्सपोनेंट है बट जाएगा ना, दो एक्सपोनेंट है ना, तो दोनों बट जाएगा। 729 पे 1 आएगा और फिर 729 पे -x आएगा, तो -x एक्सपोनेंट है तो नीचे भेज देंगे तो +x एक्सपोनेंट हो जाएगा, ठीक ना। तो कुछ नहीं किए एडवांस, सब चीज़ सेम है जैसे आप लोग बनाते थे। अब देखिए इक्वल टू करके क्या दिया है, इक्वल टू करके 9 2x। अब हम क्या करेंगे, इजीली सॉल्व करने के लिए सबको 9 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। देखिए सब कन्वर्ट हो जाएगा, 81 हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और उस 81 के ऊपर स्क्वायर है तो 9 के स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर देंगे, डिवाइडेड बाय 729 हो जाएगा 9 का क्यूब, डिवाइडेड बाय नीचे भी 729 हो जाएगा 9 का क्यूब, और उसके ऊपर x है तो x डाल देंगे, इक्वल टू 9 2x। जैसा था वैसा किए, ठीक ना। अब देखिए क्या होगा, 1/9 का स्क्वायर है तो 9 4 हो जाएगा, डिवाइड है तो डिवाइड, और 9 3 और डिवाइड है तो डिवाइड, और उसके बाद 9 3x इक्वल टू 9 2x। आगे सॉल्व करेंगे, 1/9 डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 9 3x डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 9 यहाँ पे 1/9 है, ऊपर 9 है, नीचे 9 है, तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है ना, तो हो जाएगा इधर 9 डिवाइडेड बाई 9 बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 3 7 हो जाएगा इक्वल टू 9 ठीक ना। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे ना, इसको उधर भेज देंगे और इसको नीचे ले आएंगे, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल टू 9 ठीक ना। अब देखिए 9 ऊपर है, 9 नीचे है। जब बेस सेम हो, डिवीजन हो, तो पावर्स के बीच में, एक्सपोनेंट्स के बीच में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, पढ़े होंगे आप। तो 9 माइनस 2x ऐसा हो जाएगा इक्वल टू 9 तो हो जाएगा 9 इक्वल टू 9 मतलब x इक्वल टू 7 बन गया आंसर। तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू 7 आएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन वाला क्वेश्चन जब भी आए तो बेसिक जो फार्मूला हमारा था वो सब आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² माइनस a² माइनस b² का होल स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। अगर हम केवल इन दोनों को देखें तो यहाँ पे कैसा एक्सप्रेशन लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अगर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b² लिख सकते हैं ना। a के जगह यहाँ a² है तो a² का स्क्वायर हो जाएगा, और b के जगह b² है तो b² का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बीच में माइनस रहेगा। तो वही बस यहाँ पे ध्यान देना है, बस उतना ही डिफरेंस है, ठीक ना। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर आएगा, बस आपको इसका ध्यान देना है, ठीक ना।
तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इधर वाला टर्म को तो सॉल्व कर दिए, अब है उधर वाला टर्म का बारी। तो यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है, तो माइनस यहाँ पहले देंगे, ठीक ना, माइनस देंगे। अब ये जो नेगेटिव का साइन है ना, इसके बाद जितना कुछ आएगा सब पे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसीलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अगर ब्रैकेट नहीं देंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा ब्रैकेट देने से और ना देने से क्या फ़र्क पड़ता है, आप 2 बार सॉल्व करके अलग अलग देख सकते हैं, ठीक ना। तो ब्रैकेट देना ज़रूरी है। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो है ए माइनस बी उसका होल स्क्वायर है। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए माइनस बी और होल स्क्वायर रहता है, तो उसको हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी पे हम सबको अरेंज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे अरेंज करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए रेस्ट टू पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर भी ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस बी रेस्ट टू पावर 4 और माइनस 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए ब्रैकेट हटाएंगे, अब ए रेस्ट टू पावर 4 माइनस बी रेस्ट टू पावर 4 माइनस ए रेस्ट टू द पावर 4 और फिर माइनस बी रेस्ट टू पावर 4। देखिए यहाँ पे माइनस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, माइनस इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी जाएगा, सबका सिंबल चेंज होगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं देते तो सबका सिंबल चेंज नहीं होता, माइनस केवल इसी के पास रह जाता। ये प्लस आप लिख देते, ये माइनस लिख देते, गलत हो जाता। तो ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। अब ये माइनस बी रेस्ट टू पावर 4 हो गया और ये प्लस 2a स्क्वायर बी रेस्ट टू पावर 2 बी स्क्वायर, ठीक ना। ए रेस्ट टू पावर 4 ए रेस्ट टू पावर 4 प्लस माइनस दोनों में है ख़त्म, और हमें मिल जाएगा माइनस 2 बी रेस्ट टू द पावर 4 और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2b रेस्ट टू पावर 4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, इफ़ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC इज इतना एंड डायगोनल BD इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ Z। हमें बता दिया है कि दोनों डायगोनल का लेंथ कितना कितना है। अब डायगोनल अगर रेक्टेंगल की बात करें, दोनों तो इक्वल होता है ना, और दोनों का वैल्यू हमें अलजेब्रिक टर्म्स में दिया है, तो दोनों को इक्वल करेंगे और उसके बाद हमें Z का वैल्यू मिल जाएगा, बस सिंपल। तो डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, ये तो हमें पता है, मतलब AC इक्वल होता है किसके, BD के, है ना। तो AC का वैल्यू हमें दिया है कितना, 2 इंटू 3Z माइनस 23, और ये इक्वल होना चाहिए 64 माइनस 4Z के। तो 2 इन करेंगे तो हो जाएगा 6Z माइनस 46 इक्वल टू 64 माइनस 4Z, ठीक ना। अब 4Z को इधर ले आते हैं तो 6Z प्लस 4Z हो जाएगा, और 46 को उधर ले जाएंगे तो 64 प्लस 46 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा 10Z इक्वल टू, दोनों का सम हो जाएगा 6 4 10 और 6 4 10 1 11, तो Z इक्वल टू हो जाएगा 110/10 मतलब 11। Z का वैल्यू 11 हो गया आंसर। बाद में AC भी ज्ञात कीजिए, हेंस फाइंड AC। AC का वैल्यू भी बताना है हमें। तो AC का क्या एक्सप्रेशन दिया था, देखिए AC की लंबाई इतना, तो AC का एक्सप्रेशन ये दिया था 2 इंटू 3Z माइनस 23। तो Z तो हमें 11 मिल चुका है, 2 इंटू 3 इंटू 11 माइनस 23, तो हो जाएगा 2 इंटू 33 माइनस 23, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20। तो AC का वैल्यू हो गया 20 और Z का वैल्यू हो गया 11। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स A, B एंड C, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ पॉइंट D सच दैट ABCD बिकम्स अ रेक्टेंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, जैसे कि पॉइंट A, B, C 3 पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, A को देखेंगे कि x एक्सिस पर किसके सामने है, कॉमा y एक्सिस पर किसके सामने है, बस हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेट। यहाँ से ना x एक्सिस पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और y एक्सिस पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x पर गिरता है 3 पर, y पर गिरता है 3 पर, तो इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 3। उसी तरह देखिए b से भी प्रोजेक्ट करेंगे,
बी से एक्स एक्सिस पर गिरता है 3 पर, और यहाँ से प्रोजेक्ट करें तो वाई एक्सिस पर गिरता है 1 पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 1 3,1, ठीक ना। उसी तरह सी से प्रोजेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस पर तो 6 पर गिरता है, और वाई एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे तो 1 पर गिरता है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,1। सिंपल है, ये हो जाएगा 6,1। अब देखिए तीनों कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब अगर हम इन तीनों पॉइंट्स के अलावा एक और पॉइंट देना चाहे ताकि ये क्या बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, तो कहाँ देना पड़ेगा, यहाँ देना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देंगे तब ना ये रेक्टेंगल बनेगा। तो देखिए चौथा पॉइंट डी कहाँ पे होगा, चौथा पॉइंट डी यहाँ पे होगा, ठीक ना, यहाँ पे होगा डी। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, डी पॉइंट जो है ना एकदम ए के सामने यहाँ पे आएगा, और इधर सी के सामने यहाँ पे आएगा 6 पे। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6,3, यही होगा ना। डी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 6,3। तो इस तरह से हमने चारों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गिवन पाई चार्ट डिपिक्ट्स द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स टू कम्यूट टू स्कूल फ्रॉम देयर रेसिडेंस। इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3600 फाइंड। तो हमें एक पाई चार्ट दिया है, ठीक ना, ये वाला पाई चार्ट हमें दिया है, और हमें दो चीज़ पूछा गया है। एक तो बताया गया है कि टोटल 3600 बच्चे हैं, और सबसे पहले हमें पूछा है कि साइकिल से यात्रा करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो देखिए साइकिल से यात्रा करने वाले 25% है, तो साइकिल वाले कितने हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए साइकिल 25% है ना, टोटल 3600 है, तो 3600 का 25% निकाल लेंगे, तो 25/100 इंटू 3600, यही करना होगा ना, 0 0 ख़त्म, 25 इंटू 36 करना होगा। अब 25 6 जा हो जाएगा 150, 150 का 0 बचा 15, 25 दिया 75 और 15 कितना हुआ 75 5 80 और 10 90, तो 900 बच्चे जो हैं वो साइकिल से जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, उस वृत्तखंड का कोण जो विद्यालय की बस से आने जाने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, ठीक ना। अच्छा इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इंग्लिश में पूछा है, द एंगल ऑफ द सेक्टर डेट रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट हु कम्यूट बाई बस, ठीक ना, बस से जाने वालों का जो कहाँ पे है, ये वाला है ना 40% ना। तो देखिए बस से जाने वाले जो हैं उनका एंगल जो है, एंगल जो पोर्शन है ये है, ये एंगल हमें बताना है। तो देखिए टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल होता है 360, ठीक ना। तो इस टोटल एंगल का जो 40% पार्ट है वही ना ये लिया है, तो 360 का 40% पार्ट निकाल लेंगे, तो स्कूल बस का जो एंगुलर पोर्शन होगा वो हो जाएगा 360 का 40%, ठीक ना, 40/100। तो 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म, 6 4 जा 24 बचा 2, 3 4 जा 12 और 2 14, तो 144 डिग्री जो है वो स्कूल बस कवर करके रखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। स्टेटमेंट अगर आपको लिखना है तो देखिए कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, ये है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम्यूट टू स्कूल बाय बाइसाइकिल इज़ 25% ऑफ 3600, तो उसका 25% निकाल दिया है, 900 आया है, ये फर्स्ट का आंसर था, ठीक ना। और दूसरा है यहाँ पे कि लेट द एंगल बी एक्स, तो x/360 = 40/100, वही 40% से टोटल एंगल को कंपेयर कर दिया है, तो एंगल मिल गया 144। मेरा भी उतना ही आया है, तरीका अलग अलग हो सकता है लेकिन आंसर सेम होगा, ठीक ना। तो यहाँ तक सेक्शन 2 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 5 तक जितने भी क्वेश्चंस बचे उसको हम लोग एक अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल रहा कि नहीं, और हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं ये सब आप जरूर बताइएगा, कॉमेंट सेक्शन खुला है। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉडल सेट के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।